बच्चों, मैं आपकी इंग्लिश टीचर पूर्णिमा आज आपकी बिहाइव बुक से चैप्टर 2 द साउंड ऑफ म्यूज़िक का पार्ट 2 कराऊंगी। पार्ट 1 में आपने एवलिन ग्लेनी के बारे में पढ़ा और उम्मीद करती हूँ कि आपको कुछ समझ में आया होगा। नाउ द पार्ट 2 इज़ बेस्ड ऑन द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान। हम सभी को म्यूज़िक किसी न किसी रूप में बहुत पसंद है। इट मे बी इन अ फॉर्म ऑफ इंस्ट्रूमेंट, इट कैन बी वोकल और एनीथिंग। लेकिन आपको पता है बच्चों, कुछ भी अचीव करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। इतना आसान नहीं है ये म्यूज़िक या डांस या किसी भी तरीके की को करिकुलर एक्टिविटीज़ को उसको सीख पाना, उसमें पार्टिसिपेट कर पाना। ठीक ऐसे ही हमारे सामने एक ऐसी ही पर्सनैलिटी हैं बिस्मिल्लाह खान। सो हियर आई एम शोइंग यू द पिक्चर ऑफ डिफरेंट पीपल। मुझे उम्मीद है इनमें से बहुत से लोगों को आपने ज़रूर एक दो बार सुना होगा उनके बारे में। फेमस हमारे इंडिया के फेमस पर्सनैलिटीज़ हैं ये, और डिफरेंट म्यूज़िक के ही फील्ड में बिल्कुल फेमस है इंडिया में। और इंडिया ही नहीं कहेंगे, मैं पूरे वर्ल्ड में फेमस हैं। फर्स्ट पिक्चर देखिए, हरि प्रसाद चौरसिया जी। और लास्ट पिक्चर पहचानिए किसका है, जिनके बारे में हमें पढ़ना है, यानी शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खान। ओके, लेट्स स्टार्ट। थिंक ऑफ द शहनाई एंड द फर्स्ट थिंग you will probably imagine is a wedding or a similar occasion or function. The next would probably be Ustad Bismillah Khan, the शहनाई maestro playing this instrument. जैसे ही शहनाई वर्ड हमारे दिमाग में आता है तभी एक इमेजिनेशन होती है वेडिंग या कोई ओकेजन या फंक्शन। यानी शहनाई कहाँ पे बजती है, शादी के समय में बजती है। और शहनाई का जब नाम आता है तो नेचुरल सी एक पिक्चर सी इमेज हमारे सामने बन जाती है हमारे उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जी की। Emperor Aurangzeb banned the playing of a music instrument called pungi in the royal residence for it had a shrill, unpleasant sound. एम्परर औरंगज़ेब ने म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट, जिसको कि पहले पुंगी के नाम से जाना जाता था, उसको बिल्कुल बैन कर दिया था, मना कर दिया था कि ये रॉयल रेजिडेंस में ये नहीं बजाई जाएगी, क्योंकि इसकी वॉइस जो थी, इसकी जो आवाज़ थी बहुत श्रिल थी, कानों में चुभती थी, अनप्लेजेंट साउंड प्रोड्यूस करती थी। पुंगी बिकेम द जेनरिक नेम फॉर ब्रीडेड नॉइज मेकर्स। और पुंगी अपने आप एक ऐसा नाम बन गया जिसका मतलब था साउंड नॉइज़ मेकर, पॉल्यूशन करने वाला, परेशान करने वाला। बहुत सूदिंग वॉइस वाला वो इंस्ट्रूमेंट नहीं था। फ्यू हैड थॉट दैट इट वुड वन डे बी रिवाइव। किसी ने कभी नहीं सोचा था कि ये पुंगी कभी वापस आएगी, कभी रिवाइव होगी, कभी इसका पुनर्जन्म होगा। सो अ बार्बर ऑफ अ फैमिली of professional musician who had access to the royal palace decided to improve the tonal quality of the pungi. एक नाई, एक बार्बर जो कि ऑफ अ फैमिली ऑफ प्रोफेशनल म्यूजिशियन, एक संगीतकार, प्रोफेशनल संगीतकार थे, उनकी फैमिली में उनका आना जाना था और वो रॉयल पैलेस में भी उनका मिलना जुलना था। डिसाइडेड टू इम्प्रूव द टोनल क्वालिटी। उन्होंने डिसाइड किया कि ये जो पुंगी को लेकर के लोगों के मन में बातें हैं, इसको क्यों ना चेंज किया जाए, क्यों ना इसकी क्वालिटी को इम्प्रूव किया जाए, जिसकी वजह से लोग इसको पसंद नहीं करते हैं। सो ही चोज़ अ पाइप विथ अ नेचुरल hollow stem that was longer and broader than the pungi and made 7 holes on the body of the pipe. फिर उन्होंने क्या किया, एक पाइप चूज़ किया जो बिल्कुल हॉलो यानी बीच से खोखली थी और नेचुरल पाइप थी, नेचुरल स्टिक थी एक तरीके की। और ये उस पुंगी से जो कि पहले चलती थी, पहले प्रचलन में थी, चलन में थी, उस पुंगी से थोड़ी डिफरेंट थी, लॉन्गर थी और ब्रॉडर यानी बड़ी चौड़ी भी थी। उसमें 7 होल्स किए गए और फिर when he played on it, closing and opening some of these holes, soft and melodious
sounds were produced. He played the instrument before royalty and everyone was impressed. उसमें अब क्या इम्प्रूवमेंट किया गया, उसमें 7 होल्स किए गए और उसमें कुछ होल्स पे फिंगर्स रख के और कुछ को ओपन छोड़ करके जब उसको प्ले किया गया, उसको बजाया गया, तो उसमें से पहले से कहीं ज़्यादा सॉफ्ट और मेलोडियस वॉइस आने लगी. He played the instrument before royalty and everyone was impressed. और जब उन्होंने इस इंस्ट्रूमेंट को रॉयल्टी के सामने यानी राजा के सामने बजाया तो उनको बहुत पसंद आया, वो बहुत इम्प्रेस्ड हुए इससे. द इंस्ट्रूमेंट सो डिफरेंट फ्रॉम द पुंगी हैड टू बी गिवन अ न्यू नेम. और इस तरीके से ये इंस्ट्रूमेंट एक नए नाम से जाना जाने लगा और इसका पुराना नाम पुंगी अब चेंज हो गया. एज द स्टोरी गोज, सिंस इट वॉज फर्स्ट प्लेड इन द शाह's चैम्बर एंड वॉज प्लेड बाय नाई, द इंस्ट्रूमेंट वॉज नेम्ड द शहनाई. जैसा कि कहा जाता है इसके बारे में कि ये इट वॉज़ फर्स्ट प्लेड इन द शाह's चैम्बर, ये सबसे पहले जब शाह चैम्बर में यानी राजा के दरबार में बजाया गया था तो किसने बजाया था, एक नाई ने, एक बार्बर ने बजाया था. और इस वजह से इसको एक नया नाम मिला, दैट इज़ शहनाई. राजा के दरबार में किसने बजाया, नाई ने. तो अब फर्स्ट वन जो पुंगी नेम था, पिक्चर में देख रहे हैं बच्चों, पुंगी एक बनी हुई है और देन आफ्टर जस्ट उसके बगल में शहनाई भी है. तो पुंगी अब चेंज होकर के न्यू फॉर्म में आ गया था शहनाई. द साउंड ऑफ शहनाई बिगेन टू बी कंसिडर्ड ऑस्पिशियस एंड फॉर दिस रीज़न it is still played in temples and is an indispensable component of any North Indian wedding. इस तरीके से ये शहनाई जो है अब स्पेशली, जो पहले जिससे श्रिल वॉइस आती थी, लोग परेशान होते थे, पसंद नहीं करते थे, अब ये हर तरीके के पवित्र ऑस्पिशियस जो भी ओकेजन्स होते थे उसमें इसको ज़रूर इंक्लूड किया गया, ज़रूर बजाना स्टार्ट कर दिया गया. एंड इस वजह से इसको कहाँ जगह मिल गई, टेम्पल्स में. और अब ये नॉर्थ इंडियन वेडिंग्स में एक इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट के रूप में जाना जाने लगा. बिना इसको बजाए वहाँ पर शादी की, शहनाई कहते हैं ना, शादी की स्टार्ट नहीं होता, शादी स्टार्ट नहीं होती थी. In the past, the Shehnai was part of the Naubat or traditional ensemble of 9 instruments found at royal courts. Till recently, it was used only in temples and weddings. The credit for bringing this instrument onto the classical stage goes to Ustad Bismillah Khan. बच्चों, अब ये केवल आपने सुना होगा द शहनाई, ये इन द पास्ट. पहले क्या होता था, इसको नौबत यानी 9 इंस्ट्रूमेंट्स के साथ मिक्स करके इसको बजाया जाता था. लेकिन अब ये टेम्पल्स और वेडिंग्स में भी इनको प्लेस मिल गया इसको. और ये सारा क्रेडिट किसको जाता है बच्चों, हमारे क्लासिकल स्टेज परफॉर्मेंस जिसको कहते हैं उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, उनको जाता है. उन्होंने बहुत मेहनत की इसको ये प्लेस दिलाने में, इसको ये रिकॉग्निशन दिलाने में. इस तरीके से बच्चों हम देखते हैं कि शहनाई अब एज अ 5-year-old बिस्मिल्लाह खान प्लेड गिल्ली डंडा नियर अ पॉन्ड इन द एंशिएंट स्टेट ऑफ डुमराव इन बिहार. जब 5 years के थे बिस्मिल्लाह खान तो वो एक पुराने से पॉन्ड के, तालाब के किनारे डुमराव एक विलेज है बिहार में, वहाँ पर वो खेला करते थे. He would regularly go to the nearby Bihari Ji temple to sing the Bhojpuri Chaita, at the end of which he would earn a big laddu weighing 1.25 यानी 1.25 kilo, prize given by the local Maharaja. अब वो डेली की उनकी आदत थी, डेली एवरीडे वो वहाँ जाकर के गिल्ली डंडा खेलते थे. एंड वहाँ पर पास में एक बिहारी जी का टेम्पल था और वहाँ रेगुलरली वो भोजपुरी में एक चैता होती है, जैसे हमारे यहाँ अलग अलग सॉन्ग्स के साथ डिफरेंट वर्ड्स, राग और चीज़ें जुड़ी हुई होती हैं. चैता एक फॉर्म है
भोजपुरी का। और जब वो उसको गाते थे तो गाने के बाद उनको प्राइज़ के रूप में, उनके अवार्ड के रूप में 1.25 किलो का लड्डू मिलता था बिहारी जी के मंदिर में गाने के बाद। और कौन देता था? वहाँ के लोकल महाराज। दिस हैपन 80 years ago। कब की बात है बेटा? 80 मतलब इस बुक से भी बहुत पहले की बात है, 80 years ago की स्टोरी है। और एंड द लिटिल बॉय हैज़ ट्रेवल्ड फार टू अर्न द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया, द भारत रत्न। एक वो पॉइंट था जहाँ पर इस बच्चे को एक टोकन के रूप में 1.25 किलो लड्डू, और अब उसको भारत रत्न मिलना। समझ सकते हैं कितनी बड़ी जर्नी इस बच्चे ने की थी इस चीज़ को लेकर के। कितनी मुश्किल से ये यहाँ तक बच्चा पहुँचा, यानी हमारे बिस्मिल्लाह खां जी ने इस शहनाई को यहाँ तक लेकर आए। Born on 21st March 1916, Bismillah Khan belongs to a well-known family of musicians from Bihar. His grandfather, Rasool Bugs Khan, was Sehnai Nawaz of the Bhojpur King's Court. बिस्मिल्लाह खां जी बेसिकली बिहार से बिलोंग करते थे और वो बहुत अच्छी संगीतकार की फैमिली में, म्यूज़िशियन फैमिली में उनका जन्म हुआ था। और उनके ग्रैंडफादर यानी दादाजी रसूल बख्श खान, वो भी भोजपुर किंग्स के कोर्ट में शहनाई ही बजाते थे। His father, Pagumber Bugs, and other paternal ancestors were also great शहनाई players. उनके पिताजी भी पैगम्बर बख्श जो थे, उनको भी इसी के शहनाई प्लेयर के रूप में ही जाना जाता, बहुत अच्छे शहनाई प्लेयर के रूप में। इस तरह से हम कह सकते हैं कि उनका जो पूरे उनके पूर्वज थे वो सभी इसमें एक्सपर्ट थे। फाइनली वो इस आर्ट को बहुत अच्छी तरीके से आगे ले जाते हैं। और ये यंग बॉय समय के साथ साथ द यंग बॉय टुक टू म्यूज़िक अर्ली इन लाइफ। इस तरीके से जब घर में सब कोई इसी चीज़ को प्ले कर रहा है, वो एवरी टाइम अर्ली मॉर्निंग टू नाइट यही देख रहे हैं कि कैसे इस इंस्ट्रूमेंट को बजाना है, पूरी तरफ केवल म्यूज़िक का जिसको कहते हैं एनवायरनमेंट है। तो ये इस बच्चे ने बहुत जल्दी म्यूज़िक को अपने लाइफ में ले लिया, सीख लिया उसने बहुत सी चीज़ें उनसे नेचुरली। एट द एज ऑफ 3, when his mother took him to his maternal uncle's house in Benares, Bismillah was fascinated watching his uncles practice the शहनाई। जब वो 3 years के थे तो उनकी मदर जो हैं उनको ले कर के अपने मैटरनल अंकल के हाउस के वहाँ पे बनारस में जाती हैं। और वहाँ पर वो उन्होंने अपने अंकल को जो प्रैक्टिस करते हुए देखा शहनाई, वो बहुत खुश होते हैं, मतलब बिल्कुल फैसिनेटेड मीन्स मतलब डूब जाते हैं, वो चाहते हैं कि वो भी उसको ही सीखें। Soon Bismillah started accompanying his uncle Ali Bugs to the Vishnu temple of Benares, where Bugs was employed to play the शहनाई। और बहुत जल्द बिस्मिल्लाह खान ने उन्होंने क्या किया, अपने अली बख्श अंकल जो थे उनके अली बख्श के साथ विष्णु टेम्पल जो बनारस में है वहाँ पर जाया करते थे। और ये भी उनके पीछे पीछे हो लेते थे, यानी इनको भी चूँकि अच्छा लगता था वो भी उनके पीछे पीछे निकल लेते थे। सो अली बख्श वुड प्ले द शहनाई एंड बिस्मिल्लाह वुड सिट कैप्टिवेट फॉर आवर्स एंड ऑन एंड। और वहाँ पर अली बख्श शहनाई प्ले करते थे और बिस्मिल्लाह खां वहाँ बैठ के बड़े प्यार से उनको सुनते थे। स्लोली ही स्टार्टेड गेटिंग लेसन्स इन प्लेइंग द इंस्ट्रूमेंट एंड वुड प्रैक्टिसिंग थ्रू आउट द डे। और पूरे दिन उन्होंने क्या किया, धीरे धीरे उन्होंने भी उनसे लेसन्स लेना शुरू कर दिया, इंस्ट्रूमेंट को प्ले करना शुरू किया और घंटों रियाज़ करते थे। उनको बिल्कुल टेंशन नहीं होती थी, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। For years to come, the temple of Balaji and Mangla Maya and the banks of Ganga became the young apprentice's favorite haunts where he could practice in solitude. Solitude means एकांत बिल्कुल। इस तरीके से ये हमारे छोटे से बिस्मिल्लाह खां जी उस टेम्पल्स, बालाजी टेम्पल, मंगल मैया, ये कुछ ख़ास प्लेसेस थे। और स्पेशली गंगा का जो बैंक किनारा, नदी का किनारा जिसको कहते हैं ना, वहाँ पर ये बैठ करके घंटों प्रैक्टिस करते थे और इनको बहुत अच्छा लगता था। ये फेवरेट प्लेस थे उनके जहाँ पर ये इनको देखा जाता था। The flowing waters of the Ganga inspired him to improvise and invent ragas that were earlier considered to be beyond the range of the Shehnai.
और वहाँ पर बहता हुआ जो फ्लोइंग वाटर, गंगा का बहता हुआ पानी है, नदी का किनारा है, ये सारी चीज़ें नेचुरली एक म्यूज़िक को प्रोड्यूस करने का प्लेस है। वो इम्प्रोवाइज मीन्स सुधार, एवरी टाइम जो कुछ वो सीख रहे हैं उससे और अच्छा करना है और बढ़िया देना है इस वर्ल्ड को, ऐसा इन्वेंशन करते थे। रागास के नए नए रागास को इन्वेंट करते थे और इस तरीके से इन्होंने एक अलग ही रेंज, शहनाई की अलग रेंज प्रोड्यूस की, एक अलग तरीके से शहनाई को लेके गए कले। नाउ एट द एज ऑफ 14, बिस्मिल्लाह accompanied his uncle to the Allahabad Music Conference. At the end of his recital, Ustad Fayaz Khan patted the young boy's back and said, "Work hard and you shall make it." With the opening of the All India Radio in Lucknow in 1938 came Bismillah's big break. जब 14 ईयर्स के थे बिस्मिल्लाह खान जी, तो वो इलाहाबाद म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस में जाते हैं अपने अंकल के साथ। और वहाँ पर जो उन्होंने एट द एंड ऑफ हिज रिसाइटल, जब उनका ये प्रोग्राम ख़त्म होता है, तो उस्ताद फयाज़ खान ने उनके बैक पे उनकी पीठ थपथपाई और कहा, तुम मेहनत करो और तुम कर ले जाओगे, यानी जो कुछ तुम कर रहे हो तुम सक्सेसफुल होगे उसमें। और इस तरीके से उनको बहुत बड़ा ब्रेक उस वक्त मिला 1938 में, जब ऑल इंडिया रेडियो का वहाँ पर स्टार्टिंग हुआ। He soon became an often heard शहनाई player on radio, और वहाँ पर वो अक्सर उनकी शहनाई गूंजती थी, अक्सर लोगों ने उनकी शहनाई को वहाँ पर सुना। When India gained independence on 15th August 1947, Bismillah Khan became the first Indian to greet the nation with his Shehnai. He poured his heart out into Rag coffee from the Red Fort to an audience which included Mahatma Gandhi and Pandit Jawaharlal Nehru, who later gave his famous Strides with Destiny speech. बच्चों, ये उस वक्त की घटना है जब 1947 में हमारी इंडिया ने इंडिपेंडेंस लिया था, हमको आज़ादी मिली थी। बिस्मिल्लाह खान फर्स्ट इंडियन थे जिन्होंने अपनी शहनाई से हमारे देश का स्वागत किया, हमारे देश की आज़ादी का स्वागत किया था। और उन्होंने अपने हार्ट को, अपने दिल को, अपनी बिल्कुल सारी पावर जो थी, सारी खुशियों को निकाल कर रख दिया था राग कॉफ़ी के थ्रू। और वो इस चीज़ को उन्होंने कहाँ पे, रेड फोर्ट पे, जब ऑडियंस, उस ऑडियंस में महात्मा गांधी थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी भी थे, सबके सामने उन्होंने राग कॉफ़ी से सबको इम्प्रेस किया था, अपनी खुशी को शो किया था। और लेटर पंडित जवाहरलाल नेहरू उन्होंने क्या किया था, gave his famous Traced with Destiny speech वहाँ पर दिया गया। Now Bismillah Khan has given many memorable performances. इतना ही नहीं बच्चों, बिस्मिल्लाह खान जी ने बहुत से मेमोरेबल परफॉर्मेंसेस न केवल इंडिया में दिया, बल्कि देश के दूसरे देशों के कोने कोने में, यानी अब्रॉड में भी दिया, दूसरी जगहों पे दिया। His first trip abroad was to Afghanistan, where King Zahir Shah was so taken in by the maestro that he gifted him priceless Persian carpet and other souvenirs. बिस्मिल्लाह खान जी ने बहुत सी परफॉर्मेंस दी, और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट थी उनकी सबसे पहली परफॉर्मेंस जो थी अब्रॉड में, अफ़गानिस्तान में। वहाँ पर किंग जाहिर शाह जी ने, वो इतने खुश हुए इनसे, इतने इम्प्रेस हुए कि उन्होंने काफ़ी बेशकीमती प्राइज़ गिफ्ट में इनको दिया, साथ में इनको पर्शियन कार्पेट के साथ साथ वहाँ का सोवेनर्स क्या होता है, जब किसी पर्टिकुलर कंट्री का अपना एक मेमोरी होता है, मेमोरेबल चीज़ होती है, वो किसी इवेंट से रिलेटेड होती है, वो उनको दिया। द किंग ऑफ अफगानिस्तान वॉज नॉट द ओनली वन टू बी फैसिनेटेड विद बिस्मिल्लाह खान्स म्यूज़िक। फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट वॉज सो इम्प्रेस्ड आफ्टर हियरिंग बिस्मिल्लाह प्ले एट अ फेस्टिवल दैट ही नेम्ड अ फिल्म after the instrument called गूंज उठी शहनाई। बच्चों, यहाँ पर केवल किंग ऑफ अफ़गानिस्तान ही नहीं केवल उनसे फैशनेट, उनसे खुश हुए, उनसे इम्प्रेस हुए उनकी म्यूज़िक से,
बल्कि हमारे फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट जी भी, उन्होंने भी जब इनको एक फेस्टिवल में शहनाई को प्ले करते हुए देखा तो उस खुशी के मारे उन्होंने अब उस इंस्ट्रूमेंट के नाम पे एक फ़िल्म का नाम ही रख दिया, गूंज उठी शहनाई। The film was a hit and one of Bismillah Khan's composition, दिल का खिलौना है टूट गया, दिल का खिलौना है टूट गया, turned out to be a nationwide chartbuster. Despite this huge success in the celluloid world, Bismillah Khan's venture in film music were limited to two: Vijay Bhatt's गूंज उठी शहनाई and Vikram Srinivas' Canada venture चांदी अपन्ना। इतना कुछ होने के बावजूद भी इनकी जो फिल्म थी, द फिल्म वॉज अ हिट, बिस्मिल्लाह खां के फिल्म ये बहुत हिट हुई। और इनका स्पेशली एक कंपोजिशन भी था इनका जिसमें इन्होंने दिल का खिलौना है करके गाना था, वो नेशन वाइड चार्ट बस मतलब फेमस हो गया, ब्रेकर, रिकॉर्ड ब्रेकर बना। और उस वक्त का जो सेलुलाइड वर्ड, सिनेमा जगत जिसको कहते हैं, फिल्मी वर्ड जो था, फैशनेबल वर्ड था, उसमें इनको बहुत पसंद किया जाने लगा। लेकिन फिर भी इन्होंने केवल अपने आप को 2 फिल्मों तक ही सीमित रखा, उसके आगे उन्होंने नहीं बढ़ा। क्यों? और वो भी कौन सी फिल्में थी? गूंज उठी शहनाई और एक फिल्म और थी, कन्नड़ फिल्म थी चांदी अपन्ना। क्योंकि इनका कहना था कि आई जस्ट कांट कम टू टर्म्स विद द आर्टिफिशियलिटी एंड ग्लैमर ऑफ द फिल्म वर्ल्ड, ही सेज विथ एम्फेसिस। वो बहुत एम्फेसिस दे के, बहुत ज़ोर दे के वो कहते थे कि मुझे नहीं पसंद है उस फिल्म जगत की एक आर्टिफिशियलिटी और ग्लैमर, मैं बहुत सिंपल हूँ। अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशंस केम थिक एंड फास्ट. Bismillah Khan became the first Indian to be invited to perform at the prestigious Lincoln Center Hall in the United States of America. अवार्ड्स और फंक्शन रिकॉग्निशन उनके लिए कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं थी और ये लगातार उनको मिल रहे थे। बिस्मिल्लाह खां फर्स्ट इंडियन थे जो कि प्रेस्टिजियस लिंकन सेंटर हॉल में जो कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में है, वहाँ पर इनको इनवाइट किया गया, उनको बुलाया गया। ही ऑल्सो टुक पार्ट इन द वर्ल्ड एक्सपोजिशन इन मॉन्ट्रियल, इन द कांस आर्ट फेस्टिवल एंड इन द ओसाका ट्रेड फेयर। इन्होंने और भी कई तरीके की इवेंट्स में पार्टिसिपेट किया। इसमें बेसिकली वर्ल्ड एक्सपोजिशन इन मॉन्ट्रियल है और दूसरा ओसाका ट्रेड फेयर। So well known did he become internationally that an auditorium in Tehran was named after him. तहर मौसीकी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। अब ये वेल नोन पर्सनालिटी पूरे वर्ल्ड के में जाने लगे थे और इनके नाम पर तेहरान में एक ऑडिटोरियम का नामकरण भी किया गया। उसका नाम था ताहरा मौसीकी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। तो कितनी खुशी की बात है कि हमारे इंडियंस ना केवल इंडिया में बल्कि अदर कंट्रीज़ में भी छा गए। नेशनल अवार्ड्स लाइक द पद्मश्री, द पद्म भूषण एंड द पद्म विभूषण वर कॉन्फर्ड ऑन हिम। और इनको नेशनल अवार्ड्स में बेसिकली ये सारे इम्पोर्टेंट सबसे जो बड़े अवार्ड्स थे हमारे, वो सारे उनको मिले, जैसे कि पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण, सभी से इनको नवाजा गया। In 2001, Ustad Bismillah Khan was awarded India's highest civilian award, the Bharat Ratna. भारत रत्न भी इनको दिया गया 2001 में, जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है हमारे यहाँ का। With the coveted award resting on his chest and his eyes glinting with rare happiness, he said, बहुत खुशी के मारे अवार्ड्स को अपनी चेस्ट से लगा कर वो कहते हैं, all I would like to say is teach your children music. This is Hindustan's richest tradition. Even the West is now coming to learn our music. बहुत खुशी से आंसू को भर के अपनी आँखों में मतलब बहुत ही ज़्यादा दिल से वो कहते हैं कि हाँ, अपने बच्चों को आप म्यूज़िक सिखाइए। हिंदुस्तानी म्यूज़िक जो रिचेस्ट है, सबसे ज़्यादा संपन्न, सबसे ज़्यादा बेस्ट है, और इसको सीखने के लिए तो पूरा वेस्ट आ रहा है हमसे। In spite of having travelled all over the world, Khan Sahab, as he is fondly called, is exceedingly fond of Benares
and Dumrao, and they remain for him the most wonderful towns of the world. पूरी दुनिया में घूमने के बाद, वर्ल्ड के हर कोने में इन्होंने घूमने के बाद इनको एक बहुत प्यारा सा नाम दिया गया, खान साहब। और साथ ही साथ इनको सबसे ज़्यादा क्या इनको पसंद किया गया था, बनारस और डुमराव में हमेशा दे रिमेन फॉर हिम द मोस्ट वंडरफुल टाउन्स ऑफ द वर्ल्ड। पूरी दुनिया घूमने के बावजूद इनका सबसे पसंदीदा जगह कौन थी, इनकी अपनी नेटिव प्लेस डुमराव और दूसरा बनारस। A student of his once wanted him to head a Shehnai school in the USA, and the student promised to recreate the atmosphere of Benares by replicating the temples there. इनका एक फेवरेट स्टूडेंट उन्होंने खान साहब को बोला था कि मैं आपको एक स्कूल खोलना चाहता हूँ आपके लिए, और मैं आपको वहाँ का हेड बनाना चाहता हूँ। और ये स्कूल वो यूएसए में खोलना चाहते थे, लेकिन उन्होंने ये भी इनके उस स्टूडेंट ने प्रॉमिस किया था खान साहब से कि मैं उसको बिल्कुल बनारस जैसा, यूएसए का उस पोर्शन में जहाँ मैं स्कूल खोलना चाहता हूँ, बिल्कुल बनारस का रिप्लिका, बिल्कुल बनारस जैसा डुप्लीकेट बनाऊँगा। लेकिन खान साहब ने बिल्कुल मना कर दिया। बट खान साहब आस्क्ड हिम इफ़ ही वुड बी एबल टू ट्रांसपोर्ट रिवर गंगा एज वेल। और जानते हैं बच्चों, खान साहब ने क्या कहा उस स्टूडेंट से कि क्या मेरी गंगा को आप वहाँ पे ट्रांसपोर्ट कर पाओगे? Later he is remembered to have said, "That is why whenever I am in foreign country, I keep yearning to see Hindustan. While in Mumbai, I think of only Benares and the holy Ganga, and while in Benares, I miss the unique Matta of Nimrao." उन्होंने बाद में इस इंसिडेंट को जिक्र करते हुए बोलते हुए कहा भी कि जब मैं विदेशों में रहता हूँ, जब मैं बाहर रहता हूँ, तो मुझे अपना देश याद आता है, मुझे अपने वतन की याद आती है। और जब मैं मुंबई में होता हूँ तो मुझे बनारस और अपनी प्यारी सी पवित्र होली गंगा की याद आती है। और जब मैं बनारस में होता हूँ तो मुझे अपना नेटिव विलेज डुमराव और वहाँ का मट्ठा याद आता है। Ustad Bismillah Khan's life is a perfect example of the rich cultural heritage of India, one that effortlessly accepts that a devout Muslim like him can very naturally play the Shehnai every morning at the Kashi Vishwanath temple. उस्ताद बिस्मिल्लाह खां साहब की लाइफ जो थी एक परफेक्ट एग्जाम्पल है उस रिचनेस का, हमारी भारतीय सभ्यता की रिचनेस का एक बहुत परफेक्ट एग्जाम्पल है। वो एक कट्टर मुस्लिम होने के बावजूद भी एवरी डे काशी विश्वनाथ टेम्पल में बहुत प्यार से मन से शहनाई बजाने जाया करते थे। वो किसी भी तरीके के भेदभाव, किसी भी तरीके के बायस सिचुएशन को नहीं मानते थे। रियली बच्चों, आई होप कि आपको चैप्टर द साउंड ऑफ म्यूज़िक का पार्ट 2 भी समझ में